तो चलिए बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। दरअसल अब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में फरवरी में देखने को ऐसा ही जादू देखने को मिला। हिमाचल में भी दोबारा से कमल खिलने को लेकर धुआंधार प्रचार देखने को मिला। स्टार प्रचारक होने के साथ ही योगी ने हिमाचल में 9 दिनों में ताबड़तोड़ 16 रैलियां वहां पर की हैं, जो राज्य के बाहर किसी भी बीजेपी नेता के चुनाव प्रचार का बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जो भारत के बगैर समाधान हो सकती हो। आज भारत दुनिया के अंदर विश्वगुरु नहीं, एक नेतृत्व करता। और वही समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उतारने का फैसला किया है। कन्नौज से सांसद रही डिंपल यादव के नाम के ऐलान के साथ सभी अटकलों को विराम लग गया है। पहले माना जा रहा था कि सीट पर तेज प्रताप यादव को टिकट दिया जा सकता है। तेज प्रताप पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। वो मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के रतन सिंह यादव के पुत्र हैं। और तेज प्रताप के पिता रणवीर सिंह यादव राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे, लेकिन 36 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। तेज प्रताप के अलावा धर्मेंद्र यादव और फिर दबेश्वर शिवपाल यादव के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन बाद में डिंपल को मुलायम सिंह यादव की विरासत सौंपने का भी फैसला किया गया है। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव पर गोलमोल जवाब दिया है। शिवपाल यादव ने बयान देते हुए कहा कि 2-4 दिन में लखनऊ में सब कुछ पता लग जाएगा। इस दौरान आजम खां को लेकर कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दे दिए हैं, सभी जगह चुनाव लड़ाए। और वहीं समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को लोकसभा मैनपुरी उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं का समाजवादी पार्टी कार्यालय आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें कई बड़े नेता अखिलेश यादव से मिलने पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। और सभी का कहना है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी डिंपल यादव को भी मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी में। सर, मैनपुरी से एक बड़ा चेहरा डिंपल यादव को उतारा गया है, लड़ाई कितनी मजबूत मानी जाएगी? क्योंकि पिछली बार प्रेमशंकर शाक्र 94,000 वोटों से हारे थे सिर्फ। देखिए, मैनपुरी वो क्षेत्र है, वो जगह है जहां माननीय नेताजी के व्यक्तिगत रिश्ते बने हुए हैं। उन नेताजी ने पूरे जीवन भर वहां सेवा की है। समाजवादियों का संस्कार एक तरीके से कह सकते हैं कि मैनपुरी की मिट्टी ने सींचा है, उसको बढ़ाया है, उसको नर्चर किया है। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव हम लोगों के लिए है, ये माननीय नेताजी की उस विरासत को मजबूत करने का, आगे बढ़ाने का, उसको कंटिन्यूटी देने का, हर रिश्ता जो नेताजी ने बनाया था उसको निभाने का, हर आंख से आंसू जो नेताजी पोंछते उसको पोंछने का, हर कंधे को साथ देने का, हर नौजवान की ताकत बनने का, हर बिटिया का सम्मान को बढ़ाने के लिए हमें जो काम करना होगा वो समाजवादियों का आज फर्ज है और समाजवादी उसको पूरा करना जानते हैं। मुलायम सिंह की एक बहू डिंपल यादव मैदान में है, दूसरी तरफ चर्चा है कि उनकी दूसरी बहू यानी अपर्णा यादव भाजपा से चेहरा हो सकती हैं। कितनी लड़ाई मजबूत रहेगी? अब भाजपा का कैंडिडेट आ जाए तब सवाल पे डिस्कशन किया जा सकता है। शिवपाल यादव से कुछ चर्चा होगी क्योंकि बड़ा चेहरा है, वो भी समाजवादी पार्टी का रहे हैं। वो तो है ही समाजवादी पार्टी के, वो तो हमारे विधायक हैं, उस क्षेत्र से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो मैंने कहा ना, हर समाजवादी साथी, जितने समाजवादी लोग हैं, सबने ये मन ठाना है, सबने मन पक्का किया है कि माननीय नेताजी की विरासत है, माननीय नेताजी का सवाल है, माननीय नेताजी का चेहरा था, माननीय नेताजी की सीट है, माननीय नेताजी का संस्कार और रिश्ते थे, जो कि अब समाजवादियों को बढ़ाना है। वो हम लोग पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और बढ़ाएंगे। एक सवाल और है, विकास को लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है अब भाजपा जब वहां पर आएगी तो विकास शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी से लोगों को पूछना चाहिए कि किसानों का जो आज हाल है वो कहां पहुंच गया। एमएसपी जो दुगना करने वाले थे, आज किस फसल की हो गई? बिजली का बिल आसमान पहुंचा जा रहा है, इरिगेशन का बिल आसमान पहुंचा जा रहा है, किसान को उसकी खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा।
पॉवर्टी इंडेक्स में आपने देखा हिंदुस्तान कितना नीचे पहुंच गया है। बेरोजगारी जो 2 करोड़ नौकरी रोज हर साल देने की बात करते थे, वो आज कहते हैं कि पकौड़े तल लो जाकर के। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति करते हैं। ये तो सिर्फ नफरत की आंधी फैला करके, नफरत के बीज बो करके, हिंदू और मुसलमान में लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं, और मुझे विश्वास है कि मैनपुरी की जनता उसका जवाब देगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, अभिषेक मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी में। उनका कहना है कि भले ही कैंडिडेट अपर्णा यादव क्यों ना हो, लेकिन जो बहू हैं वो समाजवादी परिवार की हैं, और खास बात है कि मुलायम सिंह यादव की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है। ऐसे में जो जनता है मैनपुरी की, वो उन्हीं पर विश्वास जताएगी और परंपरागत सीट को समाजवादी पार्टी एक बार फिर हासिल करने में कामयाब होगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर है लखनऊ से ज्ञान व्यापी मामले को लेकर सीएम योगी को पत्र ये सामने आया। जितेंद्र सिंह बिसेन ने सीएम को बकायदा पत्र लिखा है। ज्ञान व्यापी मामले में वादी हैं जितेंद्र और उन्होंने मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा। मुकदमे की पैरवी कराने की इस पत्र में मांग की गई है। ज्ञान व्यापी मामले को लेकर सीएम योगी को यह पत्र लिखा गया जितेंद्र सिंह बिसेन की तरफ से, और इस पत्र में ज्ञान व्यापी मामले में वादी हैं जितेंद्र, और जो पत्र ये लिखा गया है जितेंद्र की तरफ से, मुकदमों की पैरवी कराने की मांग इस पत्र के माध्यम से की गई है। तो ज्ञान व्यापी मामले को लेकर सीएम योगी को यह पत्र लिखा गया है। और वहीं राजधानी में अब शादी समारोह और अन्य आयोजनों के दौरान 200 ml वाली पानी की बोतल के इस्तेमाल पर अघोषित रोक लगा दी जाएगी। और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने यह पर्यावरण के मद्देनजर इसका उपयोग न करने की अपील की है। हालांकि पहले यह भ्रम फैला था कि पूरे लखनऊ में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जनता टीवी से उन्होंने बातचीत में यह भ्रम दूर करते हुए लोगों से ऐसी बोतलों का कम से कम उपयोग करने का अनुरोध किया है। हालांकि होटल, गेस्ट हाउस और शादी और बैंकेट हॉल जैसी जगहों पर इनका उपयोग बंद कर दूसरे विकल्प तलाशने के लिए कह दिया गया। उन्होंने मिनरल वाटर की खाली बोतलों का उपयोग सड़क बनाने में करने की भी बात कही है। 5 लाख अनुसार नोटिस मिली हाउस टैक्स बढ़ने की, लेकिन करीब 1.25 लाख ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारा टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, एक्चुअल एरिया दूसरा है, एरिया ज़्यादा दिखा दिया गया। उस पर क्या जो है नगर निगम का जो है कैसे चल रहा है? अगर कोई ऐसा कि जिसके भी आया तो उसमें पूरा एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत पूरा हियरिंग का मौका दिया जाता है। पूरे का पूरा टाइम पीरियड है, अलग अलग एस्केलेशन मैट्रिक्स है जहाँ जाके वो अपना पक्ष रख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी गलत असेसमेंट नहीं किया जाएगा और ना ही होने दिया जाएगा। सारा साइंटिफिक है और उसी तरफ से किया जाएगा। अगर किसी को स्टिल कोई कंप्लेंट है तो वो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, हमारे एडिशनल मिनिस्टर कमिश्नर है वो कर सकते हैं। हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगर कोई हमारे पार्ट पे या हमारे किसी कर्मचारी के पार्ट पे गलती पाई जाती है। आरोप है कि एजेंसी जो है बहुत गलत बनाई, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि वो लोगों का एरिया ही बढ़ा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो लोग जो करते हैं सर्वे, उनका पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्वे है और बहुत सारे ऐसे केसेस पाए गए हैं। मैं आपको 2-3 बता दूं जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो एक्चुअल में एरिया ज़्यादा था। तो ये जो है केस टू केस बेसिस पे कमेंट किया जा सकता है। पर्टिकुलर ऐसे जनरल कमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई समस्या आएगी तो निराकरण किया जाएगा। कोई भी चीज़ है जो पूरा कैलकुलेशन बेस्ड थी। और वहीं लखनऊ में ईरान के राजदूत डॉक्टर इरज इलाही ने मौलाना कल्बे जमात से मुलाकात की है। यह मुलाकात जोहरी मोहल्ला स्थित मौलाना के आवास पर हुई है। डॉक्टर इरज इलाही ने कल्बे जमात की अयादत की है और अकाया हुसैन बामीरी और साथ ही इकाइयों मेहंदी खुरासनी भी मौलाना की अयादत को पहुंचे। और वहीं बाराबंकी के जहांगीराबाद में लगे रामपुर महोत्सव में सांसद दिनेश लाल यादव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जहांगीराबाद क्षेत्र में लगे रामपुर महोत्सव को रमता राम चतुर्भुजी के नाम से भी जाना जाता है। दिनेश लाल यादव ने कहा है कि हमें सौभाग्य मिला कि चतुर्भुज स्थान पर आने का, और कहा कि राजनीति में आने का यह फायदा हुआ है। 2 घंटा शूटिंग करते हैं, 2 घंटे जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को भी सुलझाते हैं और समझते हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव लड़ने पर बोले हैं कि बड़े नेता चुनाव मैदान में होते हैं तो अच्छी लड़ाई होती है, हमारी शुभकामनाएं। तो वहीं मैनपुरी से अपर्णा यादव को चुनाव में उतारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी का शीर्ष नेता ही तय करेंगे। दिल में बन रही है, आजमगढ़ में बन रही है। आजमगढ़ की 5 विधानसभाओं में 15-15 दिन हमने शूटिंग रख दिया है। वहाँ हम जनता की बात भी सुनते हैं, जनता का काम भी करते हैं।
और दोनों काम एक साथ होता। हमने कहा भी था कि जब हम यहाँ चुने जाएंगे तो शूटिंग भी यहीं होगी और आपका कार्यालय भी यहीं चलेगा, आपका काम भी होगा, तो दोनों काम वहाँ होंगे। और वहीं बीजेपी महानगर कार्यालय में नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि जल्द ही महानगर कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। नगरपालिका चुनाव में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजपुर विधायक खजान दास, कैंट विधायिका श्रीमती सविता कपूर और देहरादून मेयर सुनील गामा, ये सभी लोग उपस्थित रहे। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को यहाँ पर बिठा दिया जाता है, ऐसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। आप देखिए, कार्यकारिणी का विस्तार तो जैसा शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा और धीरे धीरे सब समय के अनुसार सारी चीजें हो जाएंगी। और वहीं कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। बोला अखिलेश यादव परिवारवाद से वंशवाद पर आ गए हैं। कहा बेटी या बेटा चुनाव लड़ने लायक होते तो अखिलेश जी उन्हें चुनाव लड़वाते। बीजेपी वंशवाद को खत्म कर कमल खिलाएगी। और वहीं ताज नगरी में हुई मूसलाधार बारिश के बाद संचारी रोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में ओपीडी की संख्या में भी 60% से अधिक ये वृद्धि हुई है। वहीं डेंगू के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती भी नजर आ रही है। और आपको यह भी बता दें कि एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में डेंगू के अलग से वार्ड बनाए गए हैं। आगरा में अभी तक लगभग 15 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और आज भी डेंगू का एक और मरीज जिला अस्पताल में एडमिट हुआ है। वहीं गोरखपुर में भी डेंगू से महिला सिपाही की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान हमारे संवाददाता से डेंगू वार्ड से डिप्टी सीएमएस सीपी वर्मा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में आप वो सुन लेते हैं। आगरा में मूसलाधार बारिश हुई है और उस मूसलाधार बारिश के चलते तमाम संचारी रोग भी हुए हैं। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जमकर कहर बरपा रहा है। गोरखपुर में एक कांस्टेबल की भी मौत हो गई है, जिसके बाद आगरा में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। और इस समय मैं जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरे अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर दवाइयाँ हो या ऑक्सीजन हो, हर तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा चौकस स्थिति बनाए हुए है। हमारे साथ है एसीएमओ हैं, इनसे बात करेंगे। एसीएमओ सर, यहाँ पर क्या व्यवस्था है, किस तरीके से, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या आगरा में फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए, संचारी रोगों का वो समय चल रहा है और डेंगू इस समय जोर लगा रहा है। इसमें हमारी सरकार भी बहुत सतर्क है। तो हमारे यहाँ ये जो भी बुखार के केस आते हैं, हमने फीवर हेल्प डेस्क बना रखी है और उसके अकॉर्डिंग ये फिजिशियन या जो भी है बच्चे वाले डॉक्टरों पर जाते हैं और जो भी जांच कराई जाती है उसके बाद जैसा भी इलाज होता है कराया जाता है। सर, अभी तक आगरा में और जो जिला, विशेष तौर पर जिला अस्पताल की बात करें, कितने मरीज आए हैं और कितने भर्ती हैं इस समय? देखिए, अभी तक तो जो पिछले हफ्ते हमारी जाँचें हुई थी उनमें 2 लोग पॉजिटिव आए थे डेंगू के लिए, परंतु बहुत उनके सिम्टम ना के बराबर थे, तो उनको ओपीडी बेस पर ही ट्रीटमेंट देकर भेज दिया गया था। परंतु आज एक ये मरीज आया है, अनुज चौहान करके, खंदौली क्षेत्र का है। इसको हमने भर्ती कर लिया है। हमारे फिजिशियन डॉक्टर सुदीप इसको देख रहे हैं। तो फिलहाल एक मरीज जिला अस्पताल में मरीज हो क्या नाम है एडमिट हो चुका है। उसके बाद समझा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू के डंक ने कहर बरपाया हुआ है, ताज नगरी आगरा में एक बार फिर से शुरुआत होती दिखाई देगी। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरे सूबे में किस तरीके से डेंगू के कहर को रोक लगाने में कामयाब होती है। प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। और वहीं ललितपुर में फर्जी चिटफंड कंपनी की ओर से 35 से 40 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। इस दौरान पीड़ित निवेशकों ने राज्य मंत्री मन्नू कोरी का घेराव किया है। निवेशकों ने राज्य मंत्री से आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए रुपये वापस दिलवाए जाने की मांग की है। इस दौरान राज्य मंत्री मन्नू कोरी ने जांच करवाते हुए दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। आपको बता दें कि कोतवाली महरौनी क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मामले में जी पेपरों में निकल रहा है। तो मेरी एसपी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि उस पर कार्रवाई की जा रही है, उनको नोटिस दिलाए जाएंगे और जो कार्रवाई में गलत पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी और जो कार्रवाई होगी
उसमें सभी गरीबों का पैसा, जो भी पैसा होगा वो पैसा नियमानुसार जो आएगा उसमें दिया जाएगा, और उनको गलत पाए जाएंगे उसकी उनको सजा भोगना पड़ेगी। और वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रामनगर पहुंचे हैं, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट कार्यालय पर बात करी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित उन्होंने किया, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की उन्होंने बात कही है। वहीं उन्होंने आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आज सरकार प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई उत्तराखंड की बेटी किरण की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो न्यायालय के निर्देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन न्यायालय ने निर्णय जो सुना है निर्णय उसको लेकर वो आहत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें मुख्यमंत्री धामी से भी वार्ता की है और साथ ही अब वो इस मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। और वहीं छात्र संघ चुनाव के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी और कांग्रेस में छात्र राजनीति को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। डीएवी पीजी कॉलेज में पिछले एक सप्ताह से अनशन पर बैठे संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के 2 छात्र नेता अलग अलग मोबाइल टावरों पर चढ़कर एक तरफा राजनीति इस पर गर्मा गई है। कांग्रेस ने मामले पर सरकार पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि छात्रों की मांग उचित है, सरकार पिछले 2 महीने से केवल आश्वासन ही दे रही है। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि सरकार इसी महीने छात्र संघ चुनाव संपन्न भी करवाएगी। नहीं, देखिए, जहाँ तक मैंने कहा ये विश्वविद्यालयों का विषय रहता है, उनका ये प्रशासनिक एकाधिकार भी है और अधिकार भी है छात्र संघ के चुनावों को कराने का, और छात्र संघ के चुनाव सही तरीके से संपन्न हो और नियमों के से संपन्न हो, ये उनका कार्य है। जहाँ तक माननीय मंत्री जी का प्रश्न है, शिक्षा मंत्री जी का, वो जरूर संज्ञान लेंगे। कोई ऐसा विषय उनके ध्यान में आएगा और वो संज्ञान ले भी रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत हो। देखिए, पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारे जितने भी छात्र नेता पूरे राज्य भर के आंदोलन के लिए बाध्य हैं, क्योंकि छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो उनको शिक्षण संस्थानों में जो उनको जरूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए थे, नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सारे चुनाव हो रहे हैं। आपने विधानसभा का चुनाव करा दिया, आप जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो चुनाव आपने करा दिए, आपने नगर निकाय के चुनाव करा दिए, तो छात्र संघ का चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इसके लिए छात्रों को आंदोलन के लिए बाध्य क्यों होना पड़ रहा है? ये छात्रों का अपना अधिकार है, मूल अधिकार है, तो सरकार को चाहिए कि अतिशीघ्र इस पर निर्णय लेकर छात्र संघ के चुनाव कराएं। और वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम तो घाटे के निगम के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में निगम अपनी बेहतर रणनीतियों के कारण फायदे की तरफ भी बढ़ रहा है। निगम के प्रबंध निदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि यात्रा सीजन निगम के लिए बेहतर ये हो रहा है और अब खनन पर भी निगम और सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी फैसले ले रहा है ताकि अधिक से अधिक रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके। देखिए, निश्चित रूप से खनन हमारे जीएमईएन के लिए एक बड़ा जरिया है और उसमें पूर्व की काफ़ी उसमें देनदारियां भी हैं, जिसमें आर्बिट्रेशन में या अलग अलग प्लेटफार्म पर उसमें सुनवाई चल रही है। जल्दी हम लोग उसको निस्तारित करेंगे। जो नए पट्टे हमारे खुलने हैं उसमें भी हमने प्रयास किया है कि उसमें पैसा जमा करके और उसको हम खोलें ताकि राज्य सरकार की और जीएमईएन दोनों की जो आय है वो बढ़े। और अभी तक ठीक उसमें रिस्पॉन्स आया है, उसमें पैसा जमा किया है हमने। तो जो बचे खुचे हैं उनमें भी हम प्रयास करेंगे कि पुराना बकाया भी आए और नए पट्टे भी ठीक से चलें ताकि जीएमईएन की भी आय हो और राज्य सरकार की भी आय हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।